गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स अपना टॉपिक स्टार्ट किया था। आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं। तो हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट हो गई थी और थर्ड यूनिट के अंदर हमने जो अपना फर्स्ट टॉपिक फिजियोलॉजी ऑफ मसल स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने अपनी मसल टिश्यू के बारे में डिटेल स्टडी की थी कि जो हमारे मसल्स है वो 3 टाइप की होती है, वॉलेंट्री या स्केलेटल मसल्स, उसके बाद दूसरी थी इनवॉलेंट्री या स्मूथ मसल्स और तीसरी थी कार्डियक मसल। उसके अलावा हमने अपनी फिलामेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था कि प्राइमरी मायोफिलामेंट्स होते हैं और एक सेकेंडरी मायोफिलामेंट्स होते हैं। जो प्राइमरी मायोफिलामेंट्स होते हैं वो थिकर होते हैं और मायोसिन प्रोटीन के होते हैं, और जो सेकेंडरी मायोफिलामेंट होते हैं वो थिन होते हैं, पतले होते हैं, और उनमें आपको 3 प्रोटीन से मिलकर वो बनता है, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, राइट। और ये बात हमने डिस्कस कर ली थी। उसके अलावा हमने मसल टिश्यू के बारे में, उसकी फंक्शंस के बारे में, देन मोटर यूनिट और फिर कंट्रैक्शन साइकिल या सिंगल मसल ट्विच के बारे में देखा था, और लास्ट में हमने किया था मसल टोन। अब हम बात करते हैं मैकेनिज़्म की, वो क्या क्रियाविधि है जिसके अकॉर्डिंग हमारी जो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है। कैसे आप अपनी उंगली को, हाथ को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करवा सकते हो, राइट। तो ये आप जो डायग्राम देख रहे हो ये सिंपल डायग्राम है आपका। इसके अंदर आप ये जो देख रहे हो ये है मसल बंडल, जिसे फैसिकुली कहते हैं। कंप्लीट एक बंडल है, ठीक है ना, कटिंग हुई है। ये कंप्लीट एक बंडल ये है, एक बंडल ये है, एक बंडल ये है। इनके बीच में क्या है, आपको एक बंडल को हम बोलते हैं, मसल बंडल को क्या बोलते हैं, फैसिकुली या फैसिकल, ठीक। और बीच में क्या है, मसल फाइबर या मसल सेल। ये आपकी क्या है, मसल सेल है। और पूरी वो ब्लड कैपिलरी से 24 आवर्स उनको ब्लड मिलता रहता है। और उस कवरिंग को क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। जो आपकी मसल सेल के ऊपर जो कवरिंग है उसे कहते हो सार्कोलेमा, और ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज। तो ये आपकी कटिंग है। तो डायग्रामेटिक क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ द मसल शोइंग द मसल बंडल एंड मसल फाइबर्स। तो मसल बंडल क्या है, फैसिकुली टोटल, और ये क्या, मसल फाइबर। समझ आ रही है। तो टोटल ये आपकी पूरी मसल है। मसल के अंदर आपको मसल के बंडल मिलते हैं, और बंडल के अंदर अगर आप एक सिंगल की बात करते हो तो वो क्या होती है, मसल सेल या मसल फाइबर। तो अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, क्रियाविधि की, कि कैसे कंट्रक्शन होता है। कहते हैं इन्वॉल्व मैनी स्टेप। इसमें आप बहुत सारे स्टेप्स को इंक्लूड कर सकते हो, और मेनली 3 स्टेप होते हैं। पहला है स्टिमुलेशन, दूसरा कंट्रैक्शन, तीसरा रिलैक्सेशन। तो पहला तो स्टिमुलेशन का, उत्प्रेरण का है कि उसे कौन उत्प्रेरित कर रहा है, वो संदेश क्या है। दूसरा कंट्रैक्शन का कि कैसे संकुचित होना है, और तीसरा काम है रिलैक्सेशन कि कैसे अपनी पुनः अवस्था में आना है, अपनी जो पुरानी वाली स्टेज है उसमें पहुंचना है। तो सबसे पहले मिलेगा स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन कैसे मिलेगा, कहता है नर्व इम्पल्स अराइज एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कहते हैं जो नर्व इम्पल्स है अराइज एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो जो स्टिमुलेशन है वो आपको कहाँ से मिलेगा, कहता है कि जो आपकी नर्व इम्पल्स है, जो आपको तंत्रीय संवेदना मिली है, वो कहाँ से मिली है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से। ये तो आपको पता है कि जो नर्व इम्पल्स है वो अराइव कहाँ से, एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। हमने लास्ट लेक्चर में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, आज भी हम देखेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हम किसको बोलते हैं। न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन है वो एक्चुअल में कहाँ है, जहाँ पर आपका मोटर यूनिट का जो एक्सॉन होता है, जो आपकी तंत्रिका तंत्र है, आपकी कोई भी नर्व सेल है, उसकी जो एक्सॉन वाला हिस्सा जब सार्कोलेमा से अटैच होने वाला होता है, उस हिस्से को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो कहता है वेसिकल एंड प्लेट ऑफ द मोटर एक्सॉन। जो आपकी मोटर एक्सॉन के अंदर, कहने का क्या मतलब है, मैं आपको डायग्राम से शो कर देता हूँ कि मेरे पास ये कोई नर्व सेल का लास्ट वाला हिस्सा है, इसके अंदर वेसिकल है, दिख रहे हैं आपको वेसिकल, ये वेसिकल पड़े हुए हैं, और नीचे मेरे पास सार्कोलेम है,
ये सार्कोलेमा है। तो यहाँ से ये जो आपको वेसिकल, इनके अंदर केमिकल है, ये केमिकल यहाँ सिक्रीट होगा, जो संदेश लेके आया इसी केमिकल में सारा संदेश है, और वो क्रॉस करके यहाँ आ जाएगा इसके पास। ठीक है ना। तो वो क्या कह रहा है कि नर्व इम्पल्स कहाँ, इसी ये जंक्शन क्या है, जहाँ पर ये जो आपको कॉम्बिनेशन दिखा, ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलोगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इस हिस्से को, इस पूरे हिस्से को आप क्या बोलोगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इस हिस्से को। ठीक है, सारा आदान प्रदान, संदेश का आदान प्रदान यही होगा, जो भी बातचीत होगी यही होगी। इतनी बात क्लियर होगी। तो आगे कहता है, तो वेसिकल, जो आपके पास वेसिकल है, कहाँ है वो वेसिकल, मोटर एक्सोन की एंड प्लेट पर, वो रिलीज करेंगे, स्रावित करेंगे एसिटिलकोलिन को, डिफ्यूज अक्रॉस द नर्व मसल गैप। जो गैप है ना एक्सोन और सार्कोलेमा के बीच में, उस गैप में उसको डिफ्यूज़ कर देंगे, फैला देंगे। और उससे क्या होगा, जो ये आपकी जो एसिटाइलकोलिन है, एसिटाइलकोलिन वो क्या करेगी, डीपोलराइज कर देगी, यानी चार्ज को ख़त्म कर देगी। कहाँ, किसके, सार्कोलेमा के, इनएक्टिवेटेड बाय द एसिटोकोलाइन एस्ट्रिएज। ठीक। तो कहता है कि जो वेसिकल है एंड प्लेट के, जो आपके मोटर एक्सोन की एंड प्लेट के अंदर जो वेसिकल भरे पड़े हैं, जो धानियाँ हैं, उन धानियों के अंदर एसिटाइल कोलाइन भरा हुआ है, और वो डिफ्यूज़ हो जाएगा कहाँ पर, जो वो गैप है, कहाँ, कौन सा गैप, नर्व मसल के बीच में। ये जो गैप था आपका, इस गैप में सारा भर जाएगा। कौन भर जाएगा, एसिटाइल कोलाइन। और इससे क्या होगा, एसिटाइल कोलाइन डिफ्यूज अक्रॉस दी नर्व में गैप, यहाँ पे वो डिफ्यूज हो गया, फैल गया। ये एसिटाइल को क्या करेगा, डीपोलराइज द सार्कोलेमा, और ये इससे जो सार्कोलेमा वो क्या हो जाएगा, डीपोलराइज। ठीक है, डीपोलराइज होने का मतलब होता है कि उसके पास एक्शन पोटेंशियल आ गया, काम करने की पावर आ गई। आगे इनएक्टिवेट, और इसकी ये जो डीपोलराइजेशन है वो हम बाद में इनएक्टिवेट करते हैं, किसकी हेल्प से, एसिटिल कोलाइन एस्ट्रिएज। बाद में इसे इनएक्टिवेट किया जाता है एसिटिल कोलाइन एस्ट्रिएज से। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं कि कहता है कि जो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स हैं सिस्टम की, और जो जेड लाइन है, स्प्रेड दी एक्शन पोटेंशियल ऑन द मसल फाइबर। अब आपको पता है कि जैसे ही, अगर मैं बात करूं डायग्राम के थ्रू, हमारे पास ये टोटल डायग्राम था, ये जेड लाइन थी, और बीच बीच में हमारे पास जो लाइट और डार्क बैंड थे ना, इस तरीके से। तो ये जो संदेश आया वो इन लाइन के थ्रू, इनके थ्रू सब जगह फैल जाएगा, पूरे इसके अंदर सारा जगह इसका क्या संदेश आया है, कॉन्ट्रैक्ट कितना होना है, कितना नहीं होना, वो सारा जगह फैल जाएगा। तो कह रहा है कि ट्रांसफर्स ट्यूब्यूल सिस्टम, जो आपकी ये ट्रांसफर्स, जो क्षैतिज अवस्था में ये जो ट्रांसफर्स, जो इसमें जो ये फिलामेंट लगे हुए हैं, और जो जेड लाइन है, वो मिल के क्या करेंगी, स्प्रेड एक्शन पोटेंशियल, इस एक्शन पोटेंशियल को फैला देंगी कहाँ पर, मसल फाइबर के अंदर। इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ द एसआर मेम्ब्रेन टू कैल्शियम आयन, causes the release of calcium ion from sarcoplasmic reticulum into the sarcoplasma मसल फाइबर। अब वो क्या कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि जो कोलाइन आई उसने सार्कोलेमा का डीपोलराइजेशन कर दिया। उससे क्या हुआ, इस डीपोलराइजेशन से क्या हुआ, जो सार्कोप्लाज्मा के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसकी परमिबिलिटी बढ़ गई, किसके लिए, कैल्शियम आयन के लिए। उससे क्या मतलब हुआ, कहता अब जो आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन को रिलीज कर देंगे, क्योंकि कैल्शियम, ये याद रखना, कैल्शियम की जो स्टोरेज होती है वो हमेशा
रेटिकुलम के पास होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वो सार्कोप्लाज्मा का रेटिकुलम है तो उसको हम बोल रहे हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे जो ईआर होता है ना आपका, किसी भी सेल के अंदर जो उसका ईआर होता है उसके अंदर कैल्शियम आयन बैठे होते हैं। अब ये जो सेल है, ये सेल है मसल सेल। तो मसल सेल की जो बाहर वाली कवरिंग है उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। सार्कोलेमा के अंदर जो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहा है उसको बोल रहे हैं हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ही इसके चार्ज था इसके ऊपर ऐसे मेंटेन, जैसे ही एसिटिलकोलाइन आई उसने इस चार्ज को गड़बड़ किया, डीपोलराइज कर दिया। उससे क्या हुआ कि ईआर की जो ये जो दीवार है ये अपने में से कैल्शियम आयन को सिक्रीट कर देता बाहर। जैसे ही कैल्शियम आयन की परमिलिटी बढ़ जाएगी उससे क्या होगा, कैल्शियम आयन डिफ्यूज टू दी थिन मायोफिलामेंट्स। ये कैल्शियम आयन कहाँ पहुँच जाएंगे, थिन मायोफिलामेंट के पास। कहाँ पहुँच जाएंगे, ध्यान रखना, थिन मायोफिलामेंट के पास। अब क्या हुआ, दूसरा, पहला स्टेप तो हो गया स्टिमुलेशन का, दूसरा हो गया कंट्रैक्शन। कैल्शियम आयन बाइंड टू दी ट्रोपोनिन। अब ये किस पे अटैच हो गया, ट्रोपोनिन के साथ, अल्टरनेटिंग इट्स शेप एंड पोजीशन ऑन द मायोफिलामेंट। अब वो कहता है कि जो कैल्शियम आयन कहाँ पहुँच गए, मायोफिलामेंट के पास। मायोफिलामेंट आपको पता है 3 प्रकार की प्रोटीन से बन रही थी, उसमें 3 प्रकार की प्रोटीन्स लगी थी। अगर आपको याद हो, कौन सी वाली, जो आपकी थिन मायोफिलामेंट थी ना उसमें 3 थी, एक एक्टिन, एक ट्रोपोमायोसिन, एक ट्रोपोनिन। तो ये कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के पास पहुंच जाता है, ट्रोपोनिन के साथ ये चिपक जाएगा और चिपक के उसकी शेप और उसकी पोजीशन को चेंज लाएगा, उसकी पोजीशन और उसकी शेप के अंदर मायोफिलामेंट के अंदर। उससे क्या होगा, ट्रोपोमायोसिन चेंजेस पोजीशन ऑन द थिन मायोफिलामेंट। अब ट्रोपोमायोसिन की क्या हुआ, ट्रोपोमायोसिन की पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब आपको पता है कहने का मतलब क्या हुआ। अगर मैं आपको डायग्राम से बताऊं, ऐसे थे हमारे पास, जो हमारा थिन मायोफिलामेंट था वो ऐसे था। ऐसे था। ये जो मैंने गोल गोल बनाए हैं इनका नाम है एक्टिन प्रोटीन। जो धागा बनाया है इसका नाम था ट्रोपोमायोसिन, ठीक। और जो ये जो मैंने रेड रेड किए हैं इनका नाम है ट्रोपोनिन। ये कैल्शियम आयन जो रिलीज हुए हैं ये आ जाएंगे इस रेड के पास, जो ये डार्क मैंने बनाया, इनके साथ ये चिपक जाएंगे। कौन चिपक जाएंगे, कैल्शियम आयन। जब कैल्शियम आयन इसका चिपकेगा ना तो ये इसकी पोजीशन और शेप में बदलाव लाएगा और इसे घुमाएगा, इसे रोटेट कराएगा, इस पूरे बैंड को। ये बैंड घूमेगा, रोटेट करेगा पूरा बैंड, ये जो फीता है ये घूमेगा। उससे क्या होगा, ये जो धागा है यानी कि ट्रोपोमायोसिन, इसकी पोजीशन भी चेंज होगी। सिंपल सी बात है। उससे क्या होगा, ट्रोपोमायोसिन चेंज पोजीशन ऑन द थिन मायोफिलामेंट एक्सपोजिंग द एक्टिव साइट ऑन एक्टिन मॉलिक्यूल वेयर मीरोमाइसिन हेड कैन बाइंड। अब वो क्या कह रहा है, इससे क्या होगा, जो ट्रोपोमायोसिन की, जैसे ट्रोपोमायोसिन की पोजीशन में चेंज आया उससे क्या होगा, इसकी जो एक्टिव साइट है वो एक्सपोज हो जाएगी। एक्टिव साइट क्या हो जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी ऑन एक्टिन मॉलिक्यूल, ठीक है। इसकी एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाएगी ऑन एक्टिन मॉलिक्यूल। और उससे क्या होगा, जो मीरोमाइसिन हेड थे ना, थिक वाले के, थिक, जो आपका मायोसिन प्रोटीन का जो थिकर पार्ट था ना, जैसे ये वाला, ये था आपका मोटा वाला बैंड, उसके हेड थे यहाँ पे, या हेड लगे थे, ये हेड चिपक जाएंगे किसके साथ, ये जो ट्रोपोमायोसिन की जो एक्टिन साइट जो एक्सपोज होगी ना उस एक्टिन के साथ चिपक जाएगी। समझ आई। अब नाउ द थिन फिलामेंट सेड हैज ए ऑन फेज। अब आपका जो ये थिन फिलामेंट है ये कौन से फेज में, ऑन फेज में। इसको मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, चिंता मत करो आप, बस आप एक बार देख के चलो कहानी क्या चल रही है, ठीक। आगे क्या हुआ, मीरोमायोसिन हेड ज्वाइन बाय एटीपी प्रोड्यूसिंग चार्ज। अब जो आपकी मीरोमायोसिन हेड है वो एटीपी के साथ ज्वाइनिंग कर जाएंगे और क्या बना लेंगे, एक चार्ज मीरोमाइसिन एटीपी इंटरमीडिएट, ठीक। अब वो बाइंड टू द एक्टिन ऑफ थिन मायोफिलामेंट। ये जो मीरोमाइसिन एटीपी इंटरमीडिएट है ये बाइंड कर जाएगा एक्टिन ऑफ द मायोफिलामेंट ऑन फेज में इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एक्टिव कॉम्प्लेक्स। तो अब क्या बन गया हमारे पास, मीरोमाइसिन एटीपी एक्टिन कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक।
जो मीरोमाइसिन हेड है वो किसकी है, थिक मायोसिन मायोफिलामेंट के। अब एटीपी स्प्लिट इनटू एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और यहाँ पर एंजाइम काम कर रहा है मायोसिन एटीपीएज और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में। कहता है जो अब इसी दौरान एटीपी टूट जाएगा मायोसिन एटीपीएज एंजाइम की प्रेजेंस में और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और एक एक मतलब एटीपी से एक फॉस्फेट अलग हो गई और साथ में एनर्जी निकली। तो म्यूरोमाइसिन यानी जो थिक मायोफिलामेंट के जो हेड थे अंडरगो द कन्फर्मेशनल चेंज, उनकी कन्फर्मेशन में अब चेंज आएगा। एंड स्विफ्ट वो रोटेट करेंगे ऑन द थिन, वो फिसल जाएंगे, फिसलेंगे थिन मायोफिलामेंट के ऊपर। नाउ थिन मायोफिलामेंट स्लाइड पास्ट थिक मायोफिलामेंट। अब इससे क्या होगा, जो आपकी पतली वाली मायोफिलामेंट है वो थिक वाली मायोफिलामेंट के ऊपर स्लाइड करेगी टुवार्ड द मिडल ऑफ द सार्कोमेर, जो सार्कोमेर के बीच वाले हिस्से की तरफ। लीडिंग, उससे क्या होगा, शॉर्टनिंग, कंट्रैक्शन हो जाएगी, आपका जो दायरा था वो छोटा हो जाएगा। अनदर एटीपी मॉलिक्यूल ज्वाइन मीरोमाइसिन एक्टिन कॉम्प्लेक्स बिफोर द हेड बिकम फ्री स्विफ्ट बैक टू द नॉर्मल कंडीशन। और अगर अनदर जो आपका एटीपी मॉलिक्यूल है, अनदर एटीपी, ये एटीपी है, एपीपी नहीं है, एटीपी मॉलिक्यूल ज्वाइंड द मीरोमाइसिन एक्टिन कॉम्प्लेक्स कब, बिफोर द हेड बिकम फ्री, उसके हेड के फ्री होने से पहले, तो स्विफ्ट बैक वो वापस आ जाएगी टू द नॉर्मल, जहाँ पर वो जहाँ गई थी उस कंडीशन में वापस आ जाएगी। अब स्टेप्स आर रिपीटेड मैनी टाइम ड्यूरिंग दी वन कंट्रैक्शन। ऊपर वाले ये जो दोनों स्टेप हुए हैं ये कई बार रिपीट होते हैं और तब जाके आपका एक कंट्रैक्शन बनता है। इतनी बात क्लियर होगी, तब जाके आपका एक कंट्रैक्शन बनेगा। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन की। रिलैक्सेशन, नाउ कैल्शियम रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रोपोनिन रिटर्न टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय द कैल्शियम पंप बाय एटीपी। एटीपी की हेल्प से हम कैल्शियम पंप चलाते हैं, और कैल्शियम पंप के चलने से क्या होता है कि कैल्शियम आयन जो सार्कोप्लाज्मा में आ गए थे वो वापस अब जाने लग पड़ते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। उससे क्या होगा, ट्रोपोनिन रिज्यूम इट्स ओरिजिनल शेप एंड पोजीशन। उससे जो ट्रोपोनिन है वो अपनी पुरानी वाली स्टेज और पोजीशन में आ जाती है। उससे क्या होगा, ट्रोपोमायोसिन मूव बैक ब्लॉक दी अटैचमेंट साइड ऑन एक्टिन मॉलिक्यूल। उससे क्या होगा, जो ट्रोपोमायोसिन है वो भी वापस अपनी पुरानी अवस्था में चली जाएगी, और जो उसकी एक्टिन वाली जो पोजीशन थी, एक्टिन जो उसकी एक्टिव साइड जो थी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, हाइड हो जाएंगी। म्यूरोमाइसिन और एक्टिन कैन नॉट इंटरेक्ट, अब दोनों में इंट्रैक्शन ही रहेगी। थिन मायोफिलामेंट आर नाउ ऑफ फेज, अब आपकी जो थिन मायोफिलामेंट है वो ऑफ फेज में चलेगी, राइट, यानी कि रिटर्न टू द रेस्टिंग पोजीशन मसल। अब आपकी जो पेशी है वो आपकी पुरानी वाली रेस्टिंग पोजीशन में चली गई, नाउ रिलैक्स्ड, वो रिलैक्स कर रही है। रिलैक्सेशन पीरियड सार्कोलेमा बिकम नॉर्मल और रिपोलराइज्ड। रिलैक्सेशन पीरियड में जो सार्कोलेमा है वो नॉर्मल हो जाता है और वापस से रिपोलराइज हो जाता है। सोडियम और पोटाशियम एक्सचेंज पंप चलने लग पड़ता है और ये फिर से रीस्टार्ट वर्किंग दोबारा हो जाती है। इन केस रिपीटेड कंट्रैक्शन एटीपी रिप्लेनिश्ड बाय द रिएक्शन एडीपी प्लस फॉस्फोक्रिएटिन गिविंग यू एटीपी और क्रिएटिनाइन। तो कहता है जब बार बार कंट्रैक्शन करवाना हो तब एटीपी हमें कहाँ से मिलती है, रिप्लेनिश्ड का मतलब उसकी कहाँ से उसे कहाँ से उसकी भरपाई की जाती है। एटीपी दोबारा बनता है, एटीपी रिएक्ट कर जाता है, एडीपी किससे रिएक्ट करता है, फॉस्फोक्रिएटिनाइन से, और आपको क्या मिल जाता है, एटीपी प्लस क्रिएटिनाइन। कहता है इन केस एक्सेसिव मस्कुलर एक्टिविटी, अगर आप बहुत ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कोई हार्डवर्क कर रहे हो, दौड़ लगा रहे हो, कहीं चढ़ाई चढ़ रहे हो, या आप जिम कर रहे हो कोई, है ना, तो उससे क्या होगा, मसल फाइबर के अंदर ऑक्सीजन डिबिट स्टॉप कंट्रैक्शन, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और आपके अंदर जो कंट्रैक्शन का जो सिस्टम चल रहा था वो रुक जाएगा ड्यू टू दी एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड के जमा होने से। रेस्टिंग मसल्स एक्सेस लैक्टिक एसिड ऑक्सीडाइज्ड और कन्वर्टेड ग्लाइकोजन। अगर आप अपनी मसल को रेस्ट दोगे, रेस्टिंग जो मसल्स होती हैं उनके अंदर जो लैक्टिक एसिड होता है उसको ऑक्सीडाइज करके और कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लाइकोजन में, जिससे मसल दोबारा से कंट्रैक्शन कर सके। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए, तो हम यही बात कर रहे थे कि जैसे ही ये बीच वाला आपका
कौन सा है, थिक मायोफिलामेंट, ये है थिन मायोफिलामेंट। तो थिक के ऊपर छोटे छोटे ये मायोसिन हेड होते हैं, जिसके ऊपर आपके थिन वाली जो मायोफिलामेंट होती है वो स्लाइड करती है अंदर की तरफ। जब दोनों साइड से स्लाइड करेंगे तो आपका जो टोटल जो सार्कोमेर का एरिया है वो छोटा हो जाएगा। तो एच जोन कौन सा है, जिसमें सिर्फ थिक का हिस्सा है, ये वो एरिया जहाँ पर थिन नहीं आएगा, सिर्फ थिक ही रहेगा। या ए बैंड कौन सा है, जहाँ पर थिक और थिन दोनों ही है। ए बैंड कौन सा है, जहाँ पर ये इतना एरिया जहाँ पर आपके ए वो हिस्सा है, ए बैंड वो हिस्सा है जहाँ पर आपका थिक और थिन दोनों काउंट हो रहे हैं, वो एरिया है। और जेड लाइन तो आपको पता है जो टोटल सार्कोमेर एरिया बना रहे हैं। तो ये देखो, अब आपने देखा कि यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये अंदर तक चले आए, है ना, अंदर तक आ गए, क्लोज आ गए ना। और जो एच बैंड है वो छोटा रह गया, उसकी साइज छोटा हो गया, ठीक है ना। तो डायग्राम शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिन एंड मायोसिन मायोफिलामेंट इन द रिलैक्स्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट साइट, ठीक है, दोनों पोजीशन में आप उसको देख पा रहे हो। ठीक, आगे देखते हैं। अब ये एक ओरिजिनल डायग्राम दिया गया है, जो एक्सरे लिया गया है एक तरीके से। तो ऐसे देखते हैं आपके, ये आपकी जो लाइन दिख रही है ना, ये आपको है जेड लाइन, ये वाली जो लाइन है वो कौन सी है, जेड लाइन। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है, वो तो हमने खुद ह्यूमन ने बनाया हुआ है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है जो आपको एक किसी भी ह्यूमन की एक्सरे लिया गया है तो एक्सरे में ऐसे आता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या है, सार्कोलेमा। तो अब उसको हम ओरिजिनली देखा तो ये ऐसा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये है आपका ए बैंड। और आई बैंड में सिर्फ कौन काउंट होता है, जो पतला वाला है, जिसमें सिर्फ आपके आई बैंड में कौन, जो थिन मायोफिलामेंट है वही काउंट होगी। और ए बैंड में थिन और थिक दोनों काउंट होते हैं, वो एरिया है। और एच जोन वो जोन है जहाँ सिर्फ थिक ही काउंट होगा, थिक वाला एरिया। क्लियर हो गया। ये आपकी जेड लाइन है, जेड लाइन आ गई, ठीक है। और ये आपका सार्कोमेर। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए एनाटॉमी ऑफ द मसल फाइबर और ऑफ अ सार्कोमेर, दूसरी सिर्फ आप सार्कोमेर की बात कर रहे हो बी में, ठीक है ना। ये आपका हिस्सा है। तो आप देख रहे हो ना कि ये आपके थिक वाला है, इसके ऊपर छोटे छोटे प्रवर्ध निकले हैं, है ना, मायोसिन हेड। ये मायोसिन हेड के ऊपर ये जो थिन वाली आपकी प्रोटीन है ये फिसलती है अंदर की तरफ, जिससे आपका पूरा का पूरा सार्कोमेर जो आपको इतना चौड़ा दिखाई दे रहा है वो छोटा हो जाता है। ठीक, इसको आगे देखते हैं डायग्राम में। ये आपकी है थिन मायोफिलामेंट। थिन में तीन चीज़ें होती हैं, एक आपकी ट्रोपोनिन, एक आपकी ट्रोपोमायोसिन और एक आपकी एक्टिन प्रोटीन। ये तीनों प्रोटीन है, इन तीनों प्रोटीन से मिलकर एक थिन आपकी कौन सी वाली है, थिन वाली कौन सी है, ये वाली, ठीक है ना। जैसे ही कैल्शियम आयन आएंगे, कैल्शियम आयन आते ही इसके साथ चिपक जाएंगे ट्रोपोनिन के साथ। ट्रोपोनिन के साथ चिपकते ही ये इसको, इसकी पोजीशन और शेप को चेंज करेंगे, इसे घुमाएंगे, घुमाने से ट्रोपोनिन भी घूमेगा। और ट्रोपोनिन के घूमने से क्या होगा कि इस धागे के अंदर ये जो एक्टिन आपकी जो काम करने वाली ये जो एक्टिन जो प्रोटीन है ये बाहर एक्सपोज हो जाएगी। और ये जो एक्टिन प्रोटीन है वो कहाँ चिपकेगी, इन एक्टिव साइट पर। ये आपकी एक्टिन बाइंडिंग साइट है, चिपकने वाली। इन पे सिर्फ कौन चिपक सकता है, ये धागा नहीं चिपक सकता, ना ये ट्रोपोनिन चिपक सकती है, सिर्फ आपकी एफ एक्टिन चिपकेगी इनके ऊपर। और ये तभी चिपक सकती है जब इसे घुमाया जाए। घुमाएगा कौन, जब कैल्शियम आयन चिपकेगा ट्रोपोनिन को के साथ, और ट्रोपोनिन घूमेगी तो घूमने से धागा घूमेगा, और धागा घूमने से ये सारे के सारे बाहर एक्सपोज हो जाएंगे। और वो कहाँ के चिपक जाएंगे, इस एक्टिन बाइंडिंग साइट के ऊपर। और ये क्या है, मायोसिन हेड है। क्लियर है बात। तो ये क्या है, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन मोनोमर। अब देखो यहाँ मैं डायग्राम में आपको शो कर रहा हूँ हुआ क्या है। ये आपकी क्या है, एक्टिन फिलामेंट है। और अब आप देख रहे हो ये हमारे पास थिक मायोफिलामेंट है, थिक के ऊपर हेड लगा हुआ है। इस हेड के ऊपर आपको एटीपी यहाँ ब्रेक कर दिए, एटीपी से एटीपी बन जाता है, और ये इसके ऊपर स्लाइड कर रहे हैं अंदर की तरफ, है ना। यहाँ अगर आप जो फर्स्ट स्टेप है वो ये वाला है। फर्स्ट स्टेप में क्या, ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज। ये एटीपी है और एटीपी इसके साथ जुड़ना चाहती है, तो जुड़ने के लिए वो एटीपी टूटेगी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर टूट रही है ना। उसके बाद सेकंड में क्या हो रहा है, इनके बीच में अटैचमेंट होगी, मायोसिन हेड से चिपक गया है, फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज, ये ब्रिज बन गया इसके बीच में, राइट। और यहाँ पर क्या, अब स्लाइडिंग हो रही है। स्लाइडिंग कैसे होगी, जब एडीपी
और पी, इसको दोबारा से हमने और एटीपी दी, तो बार बार कंट्रैक्शन करवाना है तो उसको अनदर एडीपी और पी देंगे, है ना, इनऑर्गेनिक फास्फेट, और एनर्जी देंगे जिससे ये इसके ऊपर स्लाइड करेगी, बार बार इसको कंट्रैक्शन करवाएंगे। इस तरीके से क्लियर होगी बात। यहाँ देख लो, फिर से देख लो, ये हमारे पास हमने 2 सार्कोमेयर बनाए हुए हैं। ये एच जोन है, ये आई बैंड है। आई बैंड में सिर्फ किसको काउंट करोगे? पतले वालों को। जो पतला वाला आपका थिक मायोफिलामेंट है, और ए बैंड में आपका थिक, और जो आपका थिन, थिक और थिन, पतला वाला, ये पतला वाला और मोटा वाला, दोनों ही बैंड काउंट होते हैं ए बैंड के अंदर। देखो यहाँ थे रिलैक्स फॉर्म, ये थी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ? ये अंदर की तरफ चले गए ज़्यादा, तो एरिया छोटा हो गया। देखो यहाँ पहले जेड लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक थी, अब जेड लाइन कम हो गई, छोटे हो गए, दोनों छोटे हो गए, है ना, संकुचन हो गया। और ये मैक्सिमम इतना ये एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं? कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिख रहा है आपको इतना? तो ये 2 सार्कोमेयर्स हैं जो इतने अंदर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं डिसऑर्डर ऑफ द मस्कुलर एंड स्केलेटल मसल्स। क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं, रोग क्या क्या हो सकते हैं आपके? कहता है कि हम यहाँ पे स्केलेटल की रोगों की बात नहीं करेंगे, सिर्फ मस्कुलर वालों की बात कर रहे हैं। तो कहता है कि मस्कुलर और skeletal system are prone to injury, wear and tear, inflammation and other metabolic dysfunctions। जब कभी इन चीज़ों से अगर आपको डिसफंक्शन हो, जैसे सम कॉमन डिसऑर्डर हमारे पास कौन कौन से आते हैं? पहला आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, माइस्थीनिया ग्रेविस और टिटेनी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होती है? इज दिस प्रोग्रेसिव डी जनरेशन ऑफ मसल फाइबर ड्यू टू दिस सम जेनेटिक डिसऑर्डर। मतलब आपका अनुवांशिक आपके अंदर कोई रोग है जिसकी वजह से आपकी मसल फाइबर डीजनरेशन हो जाए, उसमें प्रोग्रेसिव डीजनरेशन है। लीड टू दी वीकनेस एंड लॉस ऑफ मोबिलिटी, मतलब आप उसमें चलने फिरने में असक्षम हो जाओगे, क्योंकि आपकी जो मसल फाइबर है वो जेनेटिकली वीक है ना। जैसे आप पैदा हुए, पैदाइशी आपकी जो मसल्स है वो कमज़ोर है, तो उसे कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। एक होता है माइस्थीनिया ग्रेविस, इज द क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच इफेक्ट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये क्या है? एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है ना, जहाँ पर संदेश का आदान प्रदान हो रहा था, आपके जो स्टिमुलेशन थी वो आपके पास आ रही थी, वो एरिया इन विच द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी दैट ब्लॉक द मसल फ्रॉम रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम नर्व सेल्स। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो आपका वो एरिया था जहाँ पर आपको कोई संदेश मिल रहा था, तो वो क्या बोल रहा है कि जैसे ये संदेश दे रहा था, तो ये जो एरिया था आपका, ये वाला एरिया, इसको हम बोल रहे थे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, है ना। इस एरिया को कह रहा है वो ब्लॉक कर देते हैं, फिर आपका जो कोई भी संदेश है वो यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि इसे ब्लॉक कर दिया गया है। ये सारा जो एरिया है, इस सारे एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है ना। तो कहता है कि in which the body produce antibody that block the muscle from receiving message from the। तो जो आपके नर्व सेल, आपकी तंत्रिका कोशिकाओं से जो मैसेज जो आ रहे हैं उन्हें ब्लॉक कर दिया। इट लीड टू दी फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल्स। और इससे आपकी जो स्केलेटल मसल्स हैं वो वीक पड़ जाएंगी, थक जाएंगी, और उनको अंदर पैरालिसिस हो जाएगा। टिटेनी क्या होता है? इज द रिदमिक क्रैम्पिंग ऑफ द मसल ड्यू टू द कैल्शियम आयन इन द बॉडी फ्लूइड। इसमें क्या हो रहा है? टिटेनी का मतलब क्या है कि रिदमिक क्रैमिंग, लगातार क्रैमिंग होती है मसल्स में ड्यू टू द लो कैल्शियम आयन इन द बॉडी फ्लूइड। जब कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है, हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं, कि अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है तो उससे आपके अंदर क्या होगी? क्रैमिंग आ जाएंगी आपकी मसल्स के अंदर। आप बोलते हैं ना कई बार खेलते वक्त आपको क्रैम्प्स पड़ गए, तो वो क्यों? क्योंकि आपके अंदर कैल्शियम आयन की कमी हुई है, इस वजह से। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आज हमने अपना कंप्लीट ये जो सेकंड हमारा फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था 30 यूनिट का, वो हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू सो मच।